हेलो दोस्तों, आपके अपने इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। तो मैं जैसा कि आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं तो आप जानते ही हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी में 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे। उसकी जिम्मेदारी मैं पूरी ले रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ जाइए और ये शेयर कर दीजिए। हर कोई व्यक्ति ये मुझसे वादा करे कि 3 लोगों को जरूर शेयर करेंगे और इसमें जोड़ेंगे। और ये आपके क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं ये। तो इनको कराऊंगा, मैं समझाऊंगा भी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, टाइम को मतलब बढ़िया से यूटिलाइज करेंगे हम लोग। तो अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें लिखा हुआ है भारत जो है वो भुगतान संतुलन को कैसे ठीक कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आपके स्क्रीन पे देखिए। ए ऑप्शन दिया गया यहाँ पे। इसको बी की जगह पे ए बना दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। फिर इसमें देखिए परवल निर्यात संवर्धन, और ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका है यानी कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो आपको इसमें देखना है क्या आंसर सही होगा। तो यहाँ पे मुद्रा अवमूल्यन और फिर आयात प्रतिस्थापन, देखिए इन तीन को मतलब समझ लीजिए, फिर आंसर ऑटोमेटिक ही निकल आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसके में देखिए जो लिखा हुआ है भारत के भुगतान। अच्छा, भुगतान संतुलन क्या होता है ये जान लीजिए। जो भुगतान संतुलन होता है, जो भारत है उसमें विदेशों में क्या करता है, बिजनेस करता है, कोई चीज़ें अपनी यानी कि निर्यात करता है। तो उसमें क्या होता है, निर्यात बना रहता है। तो जो सारी इनकम होती है बाहर, जो वो भारत की आय कहलाती है। जी हाँ प्रिय दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, सुधार हेतु आरबीआई ने क्या किया हुआ था, 19 अगस्त को इसने एक मतलब रुपए चालू खाते में पूर्ण रुपए से, मतलब जो चालू खाते में रुपए इसने पूर्ण 1994 में परिवर्तित किया था, घोषित किया था। अब पूंजी खाते को रुपए में आरबीआई के जो यानी पूर्व डिप्टी गवर्नर थे एस तारापोर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और वो 20 मार्च 2006 को यानी किया गया था। तो यानी भुगतान संतुलन का मतलब ये होता है जो आयात और निर्यात की चीज़ें हैं उनको संतुलन बनाए रखना। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें सहयोग करती हैं मेरे दोस्तों, इसके आपके स्क्रीन देख रहे होंगे। इसमें मतलब होता है जो पहला ऑप्शन यानी प्रबल निर्यात सही है, और यहाँ पे आयात ये भी सही है क्योंकि ये भुगतान संतुलन की मतलब उसमें आता है। और फिर मुद्रा अवमूल्यन का मतलब होता है मुद्रा को सरकार अपनी तरफ से क्या करती है, यानी कि इसमें डिवोल्यूशन करती है। तो किसी मुद्रा का विनिमय जो होता है मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कभी भी कम कर सकती है, तो उसको कहते हैं अवमूल्यन, मुद्रा अवमूल्यन। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये सरकार के हाथ में होता है, ये सरकार स्वयं करती है। तो इसमें इसी के बाद में इसका एक और वर्ड आता है, मुद्रा जो होती है उसका विमुद्रीकरण कैसे किया जाता है। तो इसमें नहीं है, हालांकि फिर भी आपको बताना चाहूँगा जो मुद्रा विमुद्रीकरण वो होता है मोनेटाइजेशन। तो उसमें मतलब होता है पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा को चलाना। ऐसा कब किया जाता है, जब काला धन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए होता है हमारा विमुद्रीकरण। जी हमारे दोस्तों, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है गोल्डन हैंडशेक स्कीम किसके संबंध में, मतलब किससे संबंधित है। जी, तो ऑप्शन को दिए गए ए बी सी करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा सही होगा। जी हमें दोस्तों आता है तो तुरंत 5 सेकंड आपको दे रहे हैं, तो 5 सेकंड में बताना है आपको। जी हमारे पर दोस्तों बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम है वो हमारी यानी कि जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है उनके लिए है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो अपनी इच्छा से क्या करते हैं, अपना सेवानिवृत्त होता है, हाँ, होते हैं, यानी कि अपने पद से हट जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो उसका मतलब होता है गोल्डन हैंडशेक स्कीम। तो ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। जी हम दोस्तों, तो इसमें होना चाहिए, ये आपका आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन दिए गए हैं 4, आपको 4 ऑप्शन में से एक सही जवाब सेलेक्ट करना है। तो इसमें से क्या आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सही बताना है। इसमें लिखा है क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। जी हम दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है ए आंतरिक आपात स्थिति, और बी दिया गया है राज्य आपात स्थिति, और फिर सी दिया गया है हमारा बाह्य आपात स्थिति, और डी हमारा दिया है वित्तीय आपात स्थिति। तो प्यारे दोस्तों, इसमें आपात यानी जो होती हैं भारत की 3 होती हैं
कौन सी 3 होती हैं उसकी भारत की आपात स्थिति। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 3 आपात स्थिति हैं भारत की, तो जान लीजिए कौन सी होती हैं। तो इसमें देखिए आपको एक होता है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण, यानी कि तो जो युद्ध और बाह्य आक्रमण का मतलब होता है, ये हमारा जो आएगा 352 आर्टिकल में आएगा, अनुच्छेद जो है 352 में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और ये आपका जो राज्य आपाती स्थिति आती है वो आपकी आती है 356 में, जो राष्ट्रपति शासन कहते हैं जिसको हमको, ये 356 में आता है मेरे प्यारे दोस्तों। और जो आपका वित्तीय आपात है 360 अनुच्छेद में आता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 360 में आता है वित्तीय आपात स्थिति। तो कह रहा है भारत किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू किया है, एक बार, तो बताना है। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा आंतरिक जो आपात स्थिति है वो उसने एक बार किया हुआ है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, आप आगे की ओर बढ़िए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मूल अधिकारों से संबंधित मामला जो निम्न में से कौन सा है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मूल अधिकारों के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार। ये भाग 3 में आता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक की आपका दिया गया है, 12 से लेके 35 तक की, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं, मौलिक अधिकार। और ये हमारे भाग 3 में दिया गया है, भाग 3 में। जी हाँ मेरे दोस्तों, पार्ट जो है 3 में दिया गया है। तो मूल अधिकार, तो मूल अधिकारों की सबसे पहले मांग जो सरदार भाई वल्लभ पटेल ने 1931 में क्या किया था, कराची अधिवेशन में मांग की थी। और इसको बनाया किसने था, यानी कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था मूल अधिकार। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो इसमें बताना है हमको ये जो संबंधित मामला है किसके उसमें था। तो ये ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल बनाम भारत ये नहीं है 1963, और शर्मा बनाम कृष्ण ये भी नहीं ऑप्शन है, और डीबी जो हमारा मुंबई राज्य बनाम बलसारा ये भी नहीं है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। तो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 5 पढ़िए। इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा फटाक से आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए आंसर। जिसको आ रहा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बहुत आसान सरल सवाल है मेरे दोस्तों। तो इसमें आंसर पहला है भारत का राष्ट्रपति, और फिर दूसरा है हमारा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और सी हमारा है राज्यपाल और दल का अध्यक्ष। तो इसमें से 4 में से बताना है सही जवाब क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए जिनको आ रहा है। तो इसमें आंसर आपको क्या होगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर इसमें पूछा जाए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़िए ध्यान से स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा 6 नंबर, तो पढ़िए फिर आंसर बताइए मुझे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं शुरू करता हूँ। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से क्या सही नहीं है, तो सही नहीं बताना है, कौन सा गलत नहीं है, गलत है उसको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें ये पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की जो आय होती 30 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल ये सही जवाब, यानी कि राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष ही होनी चाहिए। अगला है लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष आवश्यक होनी चाहिए। ये भी हमारा सही है जवाब। तो लोकसभा जो निर्वाचन होते हैं उनके व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारा कह रहा है राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो हमारे जो राज्य विधानसभा होती है उसमें क्या होना चाहिए, 25 वर्ष एज होनी चाहिए। तो 21 तो होना ही नहीं चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ये गलत है। और यहाँ कह रहा है ग्राम पंचायत चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु। अच्छा हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है, ग्राम पंचायत मतलब होता है जो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ते हैं उनके लिए तो हमारी 21 वर्ष होनी चाहिए एज, और जो चुनाव डालते हैं उसमें वोट डालते हैं उनकी आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। तो ये भी हमारा सही है, लेकिन हमारा आंसर जो हमारा सी पार्ट है वो गलत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें सी वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें देखिए लिखा हुआ है भारत में प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। तो इसमें बताना है सही आंसर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें सही आंसर बताना है। तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम है, तो आपको बताना है। तो इसमें बहुत समझने वाली बात है। इसमें सबसे पहले आपके इंदिरा गांधी आएंगे, इनकी बेटी इसमें सबसे पहले आपके जवाहरलाल नेहरू आएंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद में इनकी बेटी आएंगी इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी इन्हीं की बेटी थी। तब सबसे पहले तो यही आएंगे, जरूर आएंगे, फर्स्ट ये हो जाएंगे, है ना, जो भी है फर्स्ट ऑप्शन में ये हो जाएंगे, फिर दूसरे पे ये आपके हो जाएंगे, फिर आपके क्या हो जाएंगे मोरारे, ये तीसरे आपके हो जाएंगे, फिर ये चौथे हो जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो जहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू पहले दिख रहा है वो इसमें मिलना चाहिए, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, ठीक है। और इंदिरा गांधी यानी फर्स्ट लिखा होना चाहिए, दूसरे पे फर्स्ट
इसमें मिल रहा है ये वाला, ठीक है, इसमें नहीं मिल रहा तो काट दो यहीं पे, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरे मोरारजी देसाई मिल रहे हैं, चौथे चरण सिंह मिले हैं, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। जी हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डाली गई। जी हम दोस्तों इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो इसमें लिखा पानीपत की तीसरी लड़ाई में, नहीं, ये भी यानी कि गलत है ये हमारा। और फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई, नहीं, जो 1556 में हुई थी, हल्दी घाटी 1576 में हुई थी, ये 1526 में हुई थी। तो इसमें बताना है आपको मेरे प्यारे दोस्तों क्या होना चाहिए आंसर। तो दिल्ली जो है उसमें मुगल साम्राज्य की नींव निम्न से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डाली गई। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में जो हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो बाबर ने हरा दिया था कि इसको इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, पानीपत की पहली लड़ाई। जी हम दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उसमें लिखा है लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। जी हम दोस्तों ये हमारा भगत सिंह के विरुद्ध यानी कि किया गया था। जी हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिस नाम किससे प्रदान किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हाँ दिए हैं, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जो फहान दिया गया पहला, और आपका सी दिया गया है हैंसांग। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। इनसिंग और मैगस्थिन लिखा हुआ है। तो 10th क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कौन सा आंसर सही होगा। जी हम प्यारे दोस्तों तो इसमें आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हैंसांग ऑप्शन हो जाएगा आपका, हैंसांग। जी हम प्यारे दोस्तों जो प्रिंस ऑफ पिलग्रिस जो नाम है हैंसांग को दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से द्रविड़ जो कजगम के संस्थापक कौन है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, उसमें पेरियार ई, वी रामास्वामी नायकर, और बी ऑप्शन दिया गया आचार्य विनोबा भावे, और सी ऑप्शन दिया गया सी राजगोपालाचारी, और फिर आपका डी ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी। तो ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा। जी हम मेरे प्यारे दोस्तों जिनको आ रहा है वो आप आंसर करते जाइए फटाफट। तो आगे देखिए इसमें आंसर होगा हमारा पेरियार यानी कि ई वी रामास्वामी नायकर होंगे इसके किसके, द्रविड़ कजगम के संस्थापक। जी मेरे प्यारे दोस्तों इसका नाम जो होगा आंसर यानी हमारा ए होगा, पेरियार ई वी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 12th नंबर जो निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है। तो इसमें आंसर हमें बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। जो शुश्रूषक हैं ये तो नहीं है। चार वाक क्या हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके 4 वाक हो सकते हैं जो हैं क्या है वो चिकित्सक नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, यही आंसर हमारा हो जाएगा। चरक नहीं, जो चरक हैं वो क्या है, चिकित्सक हैं, और धन्वंतरी भी, सुश्रुतु भी, और जो 4 वाक हैं वो हमारे चिकित्सक नहीं है, उनको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 13 कह रहा है भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, इसका तो आंसर बिल्कुल आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो भारत के भौगोलिक जो मानचित्र होते हैं वो भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। जी मेरे प्यारे दोस्तों हमारा भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों बहुत आसान सवाल है। तो ये भरतपुर आपको राजस्थान में है, और सरिस्का भी राजस्थान में है, राजा जी भी आपका राजस्थान में ही है। ये सब कहाँ राजस्थान में है तीनों, लेकिन ये क्या है सुल्तानपुर आपका हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार है। जी मेरे प्यारे दोस्तों सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में भी है सुल्तानपुर, लेकिन ये आपका उत्तर प्रदेश वाला सुल्तानपुर नहीं, आपका हरियाणा पूछा है तो हरियाणा का बताना है सुल्तानपुर। जी मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सुल्तानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर बताना, जो आकस्मिक बाढ़ है का संबंध किससे है। लिखा है झुंडर तूफान, सुनामी, चक्रवाती तूफान और टॉर्नेडो। तो ऑप्शन आपके 4 दिए हैं आपके सामने स्क्रीन पे, तो आपको सही जवाब बताना है। जी मेरे दोस्तों इसका सही जवाब आप कमेंट करिए मुझे। आपको 10 सेकेंड दिए जाते हैं, जो आंसर पहले करेगा तो उसका बिल्कुल हम कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे। तो समझ लो कि वो जो रोज़ तैयारी कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आंसर बिल्कुल आपको जल्दी करना है बिल्कुल। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाए, चक्रवाती तूफान। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आंधी भी, हवा भी चलती है और पानी भी होता है, तो इन दोनों को लेके ये आकस्मिक जो बाढ़ आता है तो बाढ़ का मतलब चक्रवाती हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आकस्मिक बाढ़ के बारे में पूछा था, तो चक्रवाती ऑप्शन हो जाएगा आपका, चक्रवाती तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है भारत का सबसे बड़ा जो संघ राज्य क्षेत्र है कौन सा है। जी हाँ मेरे दोस्तों जो संघ क्षेत्र यूटी
यूनिट टेरिटरीज के बारे में बता रहे हैं, यूनिट टेरिटरीज। तो हमारा चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ के बारे में जान लेते हैं। चंडीगढ़ जो है हमारा, चंडीगढ़ में 3 आते हैं, एक चंडीगढ़ खुद और फिर एक पंजाब, फिर हरियाणा। तो इन्हीं की कैपिटल तीनों की चंडीगढ़ हो जाती है। फिर पुदुचेरी की आप जानते हैं, जो पुदुचेरी है इसकी कैपिटल हो जाती है आपकी, यानी कि पुदुचेरी की कावारती। फिर अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर हो जाती है, लक्षद्वीप की कावारती। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन हमारा हो चाहिए सी। तो ये आपको यानी कि क्वेश्चन नंबर सी, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र शासित जो है सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर उसमें 70 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 ये कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। तो निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है, तो इसमें से बताना है मुझे सहायक नदी और सहायक नदी बताना है। फिर इसके बाद में आपको बताना है कि जो इसकी मुख्य नदी है वो। तो यहाँ पे सहायक नदी दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सहायक नदी है आपका, और ये आपका दिया गया है उसमें जो यानी कि मुख्य नदी है। मुख्य नदी कौन सी है, इनकी नीचे ये दी गई है आपको, इनकी यमुना दी गई है। तो आपका ये यमुना नदी दी गई है, सॉरी नर्मदा नदी दी गई है, और आपका यानी 2 यमुना नदी दी गई है। तो चंबल जो 1 नंबर है चंबल, तो चंबल देखो क्या नर्मदा की है, नर्मदा की मतलब है चंबल सहायक नदी। तो मुख्य नदी तो ये नर्मदा है, लेकिन इसकी 1 नंबर पे देखना है, चंबल है इसकी नर्मदा की सहायक नदी। तो नर्मदा की मेरे प्यारे दोस्तों जो सहायक नदी एक भी नहीं है, तो ये नर्मदा खुद एक विमरस घाटी से होकर बहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और ये आपका ये भी गलत हो जाएगा, तो आपको बताना है सही का मेल करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगला आपका कह रहा है जो यमुना है, यमुना की सहायक नदी सोन है। तो यमुना की जो सहायक नदी है चंबल, बेतवा तथा केन है। तो यमुना की भी ये आपकी यानी कि आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका यमुना का सोन नहीं होगा। तो यमुना का सोन नहीं, यमुना का होता है चंबल और बेतवा तथा केन, यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हैं, सी चंबल, बी से बेतवा और के से केन। सीबे की जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और जो नर्मदा नदी उसकी यानी कि विमरस घाटी से होकर बहती है। फिर आप जानते हैं, आप तीसरा कह रहे हैं जो ब्रह्मपुत्र है उसकी मानस है। तो इसमें जो ब्रह्मपुत्र है हमारी, उसकी क्या है जान लेते हैं कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसकी, यानी दिबांग है, और फिर लोहित है, मानस है, तिस्ता है। तो ये तिस्ता जो है बांग्लादेश में है, तो इसका ब्रह्मपुत्र का मानस सही हो जाएगा। तो यानी हमारा तीसरा किस में है, केवल तीसरा, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखो फंसाऊ होते हैं, थोड़ा टाइम टेकन होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें लिखा हुआ निम्न में से कौन सा कीट रुधिरारी है। तो इसमें फल मक्खी, घरेलू मक्खी, घोंघा और मच्छर। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है मुझे प्यारे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मच्छर। जो मच्छर है कीट जो है रुधिरारी है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, मच्छर इसमें आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 मेरे प्यारे दोस्तों। स्पीड में इसलिए मैं करा रहा हूँ ताकि ये कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ऐसा फास्ट में पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट में आके बता सकते हैं कि मैं कि फास्ट पढ़ाऊँ या स्लो। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें आपका 18 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि जो काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। शीतल का मतलब ठंडक क्यों पहुंचाते हैं काले वस्त्रों के अलावा। तो इसमें लिखा हुआ है जो यानी जो श्वेत वस्त्र हैं उनकी खूबी बतानी है। तो अपने पास जो पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, नहीं, ये काले कपड़ों का होता है काम। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते थे। ये वाला सही है हमारा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये वाले ऑप्शन प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं, ये तो गलत है हमारा। फिर सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं, ये भी गलत है मेरे प्यारे दोस्तों। पढ़ना तो हमें चारों मतलब ऑप्शन है, इसीलिए मैंने चारों के बारे में बताया मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो गुर्दा होता है किडनी, उसका कारण यूनिट बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका यूनिट हो जाएगा नेफ्रॉन। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब क्वेश्चन है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अगला लिखा हुआ है 20 नंबर, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके यानी कि विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। तो हमारे शरीर में त्वचा जो होती है उस यानी कि सतह, उसके नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध का अवरोधक का कार्य करती है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका सही जवाब बताना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, शरीर से ऊष्मा की क्षति और शरीर के अनिवार्य द्रवों का क्षति, यानी कि शरीर के लवण की क्षति, पर्यावरण हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रकाश, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा शरीर से ऊष्मा की क्षति नहीं होने देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप करेंगे, इसको बहुत आसान है। क्या करना है, आरबीसी का कार्यकाल मतलब कार्य बताना है, जीवन काल कितना होता है आरबीसी का। आरबीसी का
तो ऑप्शन दिया गया 120, 180, 150, 190। तो इसका आंसर मुझे बताना है, जल्दी से आप बताइए मुझे मेरे प्यारे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120। 120 जो होता है, 120 दिन आरबीसी जो होती है उसको यानी कि जिंदा रखती जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है कि अब 3 ही 4 ही बचे क्वेश्चन, इनको भी कर लेते हैं। लिखा है गर्भाशयी बोम के लिए वैकल्पिक शब्द क्या होता है? यूरेटर, वुल्वा, यूट्रस, वजाइना। तो इसमें आप ऑप्शन बताना है। तो आपको क्या होगा इसमें, जो यानी कि यूरेटर, यूरेटर भी आपका क्या होता है? यूरेटर आपका नहीं होगा। और फिर आपका वल्वा, वल्वा भी नहीं होगा। वल्वा मतलब, और फिर वेजाइना, वेजाइना भी नहीं होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो यूट्रस होगा वो यूट्रस को ही गर्भाशय कहते हैं। यहाँ पे एक प्लेसेंटा होता है गर्भाशय में ही। प्लेसेंटा का काम होता है, जो प्लेसेंटा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या करता है? बच्चे जो होता है यानी भ्रूण, जब भ्रूण बनता है तो उसी को भोजन पहुंचाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? यूट्रस यानी गर्भाशय में होता है, लगा होता है। तो अगला क्वेश्चन की और बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में सब जानते ही होंगे आप दोनों सब लोग। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के 23 की ओर बढ़ते हैं। फोटोग्राफी मनुष्य, जो फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं, तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जो फोटोग्राफी अगर पूछा जाए, आपको टीवी पूछा जाए, एलसीडी पूछा जाए, तो इसमें जो प्राथमिक रंग होते हैं उनको बीजीआर करके याद करेंगे। बीजीआर करके याद करेंगे। बीजीआर का मतलब होता है ब्लू, ग्रीन, रेड। तो बीजीआर याद रखेंगे तो आपको टिक मिल जाएगा। ब्लू देखिए कहाँ पे है? नीला इसमें है। फिर ग्रीन देखिए हरा इसमें है, रेड इसमें है। जहाँ पे तीनों मिल रहे हैं वही आंसर हमारा सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, बीजीआर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ब्लू, ग्रीन, रेड, लाल, नीला, हरा। तो मेरा आंसर सी बी हो जाएगा। यहाँ पे बी है, फिर ये सी है, डी है ये वाला। जी हाँ मैं प्रदोष, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 की ओर। फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 5 है। तो उसमें कह रहा है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार प्रतिबिंबित होते हैं? तो अवतल लेंस जो होते हैं हमेशा कैसे प्रतिबिंबित होते हैं? तो इसमें आंसर मुझे बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसको सही टिक करना है। तो इसमें आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो बिल्कुल अवतल होते हैं। अगर बात की जाए उत्तल की तो वास्तविक होते हैं, तो अवतल की बात की जाए तो आभासी होते हैं। जी हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जो लिखा हुआ है आकाश किस कारण से नीला होता है? तो जो प्राकरण यानी कि जो आकाश नीला होता है प्रकीर्णन के कारण होता है। लेकिन प्रकीर्णन 2 जगह आ गया मेरे ऑप्शन में, तो इसको हम पढ़ लेंगे ध्यान से। सूर्य के प्रकाश परावर्तन तो होता ही नहीं है इसमें, ये पहला वाला तो गलत हो जाएगा। और सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन भी नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो वायुमंडल होता है उसमें यानी कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर, यानी कि लघुत्तर का मतलब होता है बहुत ही छोटा, और यानी कि तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन होता है। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी, यानी कि ए बी सी, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें पढ़ लेते हैं ये वाला क्या लिखा, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर यानी कि मतलब बहुत बड़ा ऐसा प्रकाश बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो छोटा बनता है, उसी से रिफ्लेक्शन होता है यानी प्रकीर्णन हो जाता है। तो इसीलिए हमारा आंसर हमारा सी आ जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए बस इतने ही 25 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक ही, वो प्लीज़ ये चैनल मेरा अभी सब्सक्राइब करें, और कम से कम आप 3 लोगों को ज़रूर शेयर करें, 3 और या 4 लोगों को ज़रूर शेयर करें मेरी वीडियो, ताकि इस ग्रुप में जो भी आए वो अच्छा पा सके कंटेंट। और मेरा ये टारगेट है कि आपको जो 25 क्वेश्चन जीएस के आते हैं उसमें से आपके 22 या 23 क्वेश्चन बिल्कुल हर हाल में क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। ये मैं आशा करता हूँ। जो आपका इंग्लिश पोर्शन है उसमें भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आपके क्या आने चाहिए, 22 या 23 आने ही चाहिए नंबर मेरे प्यारे दोस्तों। अगर 22 इसमें मान लेते हैं इंग्लिश में, और 22 आपके जीएस में मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके हो जाएंगे 42 यानी 44, 224 224। तो 44 अगर मतलब क्वेश्चंस आपके